Hello friends, so today I will explain the movie Perfect Blue. इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बड़े से ग्राउंड में इकट्ठा हैं और वहाँ पर एक शो चलाया जा रहा है। शो के ख़त्म होने के बाद अनाउंस किया जाता है कि द चार्म नाम की ग्रुप परफॉर्मेंस होने वाली है और हमें पता चलता है कि द चार्म एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 लड़कियाँ आइडल की तरह परफॉर्म करती हैं और इसी के साथ कहानी शुरू होती है मूवी द परफेक्ट ब्लू की। हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से उस ग्रुप की मेन आर्टिस्ट मीमा किरीगोए आज अपनी रिटायरमेंट ले लेगी, क्योंकि मीमा किरीगोए अब टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाली है और वो एक एक्ट्रेस बनने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम मीमा कोरिगोए की मैनेजर रूमी को देखते हैं। रूमी पहले खुद एक आइडल हुआ करती थी। यहाँ पर हम मिस्टर टाडाको को भी देखते हैं जो कि मीमा का एजेंट था। यहाँ पर ये दोनों बातें करते हैं कि क्या मीमा के लिए अपनी आइडल की इमेज छोड़कर एक एक्ट्रेस बनना सही रहेगा। सीन फिर से मीमा कोरिगोए के लास्ट परफॉर्मेंस पर शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि थिएटर में यहाँ पर एक आदमी मौजूद रहता है जो कि मीमा कोरिगोए को स्टॉक करता है। वो खुद को मीमा कोरिगोए का सबसे बड़ा फैन समझता है। इसके बाद मीमा अपने ग्रुप जैम के साथ अपनी लास्ट परफॉर्मेंस देती है और वो लोगों को कहती है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ही दुख होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे लिए ये कदम सही है। मीमा अपनी बातें कहने ही वाली रहती है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद कुछ लड़के मीमा के ऊपर कुछ कमेंट्स कर रहे थे, जिसे सुनकर वो स्टॉकर नाराज़ हो जाता है और उस स्टॉकर की उन लड़कों के साथ हाथापाई हो जाती है। हाथापाई होने के बाद वहाँ पे माहौल काफ़ी बिगड़ जाता है। तभी मीमा अपनी माइक से अनाउंस करती है कि मैं चाहती थी कि आज का दिन कम से कम मेरे लिए अच्छा हो, लेकिन मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपको दुख होगा। और मीमा कहती है कि मैं आज से अपना के पॉप आइडल ग्रुप छोड़ रही हूँ और ये मेरा अंतिम परफॉर्मेंस है। ये सुनकर लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं और मीमा अपना लास्ट परफॉर्मेंस देखती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टॉकर उन लड़कों को मारकर बाहर भगा देता है और मीमा को बहुत ही अजीब तरीके से घूरने लगता है। इसके बाद मीमा अपना लास्ट परफॉर्मेंस देती है और वहाँ पर इकट्ठा फैंस उसे कुछ गिफ्ट्स भी देते हैं। उन्हीं गिफ्ट्स में से मौजूद एक लेटर मीमा को मिलता है और मीमा उस लेटर को लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। मीमा रास्ते में रुककर डिपार्टमेंटल स्टोर से कुछ चीज़ें भी लेती है, फिर उसके बाद सीधे अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद उसका घर काफ़ी बिखरा हुआ होता है, जिसे वो वापस से साफ़ सुथरा करने में लग जाती है। साफ़ सुथरा करने के बाद मीमा जब अपने बेड पर आती है तो उसके बेड के सामने द चार्म ग्रुप की एक फ़ोटो लगी होती है। मीमा उठकर उस चार्म ग्रुप की फ़ोटो को मोड़कर वापस से एक बैग में रख देती है। इसके बाद मीमा बैठकर न्यूज़ देखने लगती है। तभी उसे उस लेटर की याद आती है जो उसके लास्ट कॉन्सर्ट से बाहर निकलते वक्त किसी फैन ने उसके हाथों में थमा दिया था। जब मीमा उस लेटर को पढ़ती है तो उस लेटर में लिखा रहता है कि मैं तुम पर 24 घंटे नज़र रख रहा हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक पेज भी बनाया है जिसका नाम है मीमाज़ रूम। ये पढ़कर मीमा को थोड़ी हैरानी होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी मीमा की माँ का फ़ोन आ जाता है और मीमा अपनी माँ से बात करने लगती है। बात करते करते मीमा के फ़ोन पर किसी और का भी कॉल आने लगता है, तो मीमा अपनी माँ से कहती है कि माँ आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए। जब मीमा कॉल रिसीव करती है तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है और मीमा को बार बार उस लेटर की बातें याद आने लगती है कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। इसके बाद अचानक से बाथरूम से आवाज़ आती है और मीमा भागकर बाथरूम की ओर जाती है बाथरूम के नल को बंद करने के लिए। तभी फिर से उसके कमरे से एक आवाज़ आती है और उसके फैक्स मशीन में से एक लेटर प्रिंट आउट होता है जिस पर लिखा रहता है धोखेबाज। ये लेटर पढ़कर मीमा बहुत ही ज़्यादा
दुखी हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे धमकी भरे मैसेजेस कौन भेज रहा है। मीमा अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होकर काफ़ी देर तक कुछ सोचती है और फिर उसके बाद सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीमा अपनी शूटिंग की तैयारी कर रही होती है। मीमा जिस ड्रामा में काम कर रही थी उस ड्रामा का नाम था द डबल बाइंड। इसमें एक साइको किलर शहर की लड़कियों का कत्ल करता है और निशानी के तौर पर उनके शरीर के कुछ मांस के टुकड़े अपने पास रख लेता है। और मीमा को इसी डॉक्यूमेंट्री में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ था। मीमा अपने रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थी और वो चाहती थी कि वो अपना 100% दे, क्योंकि अब वो एक के पॉप आइडल के इमेज से बाहर निकलना चाहती थी। यहाँ पर मीमा अपनी मैनेजर रूमी से बात करती है और रूमी को उस लेटर के बारे में बताती है। तो रूमी उसे बोलती है कि अरे तुम इसमें चिंता क्यों कर रही हो, आजकल ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। ज़रूर तुम्हारे किसी फ़ैन ने तुम्हारे नाम से कोई साइट बनाया होगा और उसका नाम लिख दिया होगा मीमाज़ रूम। मैं तुम्हें बता दूंगी कि इस तरीके से तुम कैसे साइट बना सकती हो। तो मीमा रूमी से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए इस साइट को ओपन कर सकती हो। तो मीमा कहती है कि उसके लिए तुम्हें एक कंप्यूटर लेना होगा। तो इसके बाद मीमा अपने लिए एक कंप्यूटर ले लेती है। इसके बाद हम मीमा के ड्रामा डबल बाइंड की मेन हीरोइन को देखते हैं, जिसका नाम ईरी ओचाई रहता है। वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को प्ले कर रही होती है। और इसी के साथ हम वहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर को भी देखते हैं, जिसका नाम टाकोआ रहता है। यहाँ पर हम तेजिमा को भी देखते हैं, जो कि इस ड्रामा सीरीज डबल बाइंड का डायरेक्टर रहता है। ईरी के फैंस ने कुछ लेटर्स भेजे हुए रहते हैं और उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर मीमा के लिए भी रहता है। तेजिमा ये लेटर मीमा के असिस्टेंट को दे देता है और जैसे ही मीमा का असिस्टेंट उस लेटर को फाड़ता है, लेटर ब्लास्ट हो जाता है और मीमा का असिस्टेंट वहीं पर बेहोश हो जाता है। उस लेटर में लिखा रहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, अगर तुम नहीं रुकी तो इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। शूट पर धमाका होने के कारण शूटिंग को रोक दी जाती है और सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। मीमा भी रूमी के साथ अपने अपार्टमेंट चली जाती है। यहाँ पर मीमा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और वह रूमी से कहती है कि आज जो भी हुआ उसमें मेरी जान भी जा सकती थी, तो क्या हमें पुलिस में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तो रूमी कहती है कि डायरेक्टर ने हमसे कहा है कि हमें पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसीलिए तुम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दो। तुम एक एक्टर बनने वाली हो, तुम्हारे साथ ये सब तो होते रहेगा। इसके बाद रूमी मीमा को कंप्यूटर चलाना सिखाती है और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। देर रात जब मीमा कंप्यूटर ओपन करती है तो वो अपने साइट को ढूंढने लगती है। इसके बाद वो मीमाज होम करके एक साइट को ओपन करती है, जहाँ पर उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स भरी पड़ी थी। पहले तो मीमा अपनी डिटेल्स पढ़कर काफ़ी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फैंस उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी हर एक छोटी से बड़ी बात को याद रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो डिटेल्स को और अच्छे तरीके से पढ़ने लगती है, उसे एहसास होता है कि इसमें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी है और प्राइवेट हैं, जो इन फैंस को आखिर कैसे पता चली। मीमास रूम में वैसी बातें भी लिखी हुई रहती हैं जो मीमा की काफ़ी ज़्यादा पर्सनल चीज़ें थी, जैसे वो कौन से ब्रांड का दूध यूज़ करती है, वो कौन से ब्रांड का फिश प्रोडक्ट यूज़ करती है और बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ मीमा जानती थी। ये सब पढ़ने के बाद मीमा थोड़ी सी घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, आखिर उसे कौन स्टॉक कर रहा है। नेक्स्ट डे फिर से शूटिंग शुरू हो जाती है। मीमा इस ड्रामा में किसी विक्टिम की बहन का रोल निभा रही होती है, जिससे मिलने के लिए दोनों डिटेक्टिव्स आए हुए रहते हैं। ये दोनों मीमा से मिल ही रहे होते हैं, तभी डिटेक्टिव्स को कॉल आता है कि एक और मर्डर हो गया है और डिटेक्टिव मर्डर स्पॉट पर जाता है और कहता है कि ये तो हमारी 5वीं विक्टिम है। और इसी के साथ इस ड्रामा का शूट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मीमा के एजेंट और रूमी को देखते हैं।
रूमी एजेंट से कह रही होती है कि हमें प्रोड्यूसर से बात करनी होगी कि मीमा के लिए कुछ एक्स्ट्रा लाइंस लिखी जाए, क्योंकि इतनी कम लाइंस में और इतने कम स्क्रीन अपीयरेंस में तो मीमा कभी भी पॉपुलर एक्ट्रेस नहीं बन पाएगी। ये लोग यही सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर द चार्म ग्रुप के कुछ लोग आते हैं और उनके सामने एक आर्टिकल रखते हैं। उस आर्टिकल में ये पता चलता है कि मीमा का जो लास्ट परफॉर्मेंस था वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया है। चार्म ग्रुप की दोनों लड़कियां अब अकेले ही गाना गाएंगी। इसका मतलब मीमा को ग्रुप से अलग कर दिया गया था और बाकी दोनों लड़कियां ड्यूएट में गाना गाने वाली थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम उसी स्टॉकर को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर में मौजूद रहता है। यहाँ पर कुछ लोग मीमा के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि मैं मीमा के रोल से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उसे बहुत कम स्पेस दिया गया और उसने अच्छी एक्टिंग भी नहीं की। ये सब सुनकर स्टॉकर दुखी हो जाता है। पर मीमा कल से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है, तभी उसे इतनी सारी जानकारी मालूम है। नहीं तो उसे कैसे पता होगा कि मैं मेट्रो से बाहर निकलते वक्त कौन सा पैर आगे बढ़ाती हूँ। ये सब सोचते सोचते मीमा मेट्रो स्टेशन से भागती अपने स्टूडियो के पास आती है और स्टूडियो के नीचे वही स्टॉकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसे एक क्रीपी स्माइल देता है। जब वो ऊपर जाती है तो रूमी उसे एक स्क्रिप्ट देती है और कहती है कि इस बार स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि वहीं पर चार्म ग्रुप की दोनों लड़कियां आई हुई रहती हैं और वो दोनों अपना एल्बम हिट होने की खुशी में पार्टी कर रही होती हैं। मीमा ये सब देखकर थोड़ी दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में हम मीमा को देखते हैं जो कि अपने ड्रामे का कुछ पार्ट्स को पूरा कर रही होती है और वहाँ पर वो स्टॉकर भी मौजूद होता है। इसके बाद हम मिस्टर शिबुया को देखते हैं जो कि प्रोड्यूसर से कह रहा होता है कि मैंने अगले हफ्ते के लिए कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है जिसके बाद हमारा ड्रामा तो बिल्कुल ही सुपर हिट होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रूमी, उसका असिस्टेंट और मीमा एक रूम में बैठी हुई होती है और यहाँ पर मीमा का मैनेजर उसे बताता है कि अगले वीक जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में डिमांड है कि मीमा को कुछ बहुत ही ज़्यादा अडल्ट सीन करने होंगे। और ये सुनकर रूमी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि हमें मीमा से ऐसी एक्टिंग करवानी चाहिए, लेकिन क्योंकि मीमा अपने एक्ट्रेस बनने के करियर को ख़राब नहीं करना चाहती थी, वो रूमी से कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो ये बस एक सीन ही है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस सीन को कर लूँगी। और दोस्तों यही वो सीन है जहाँ से मीमा पैरानोइया में चली जाती है। दोस्तों मैं आपको पैरानोइया के बारे में बता दूं कि पैरानोइया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को समझ नहीं आता है कि जो हमारे सामने है वो हकीकत है या फिर हम जो सोच रहे हैं वो हकीकत है। क्योंकि मीमा के लिए एक्ट्रेस बनना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाकर एक्ट्रेस बनने को तैयार थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन उसको ये गवाही नहीं दे रहा था कि उसे इस तरीके से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मीमा खुद के पुराने रूप को याद कर रही होती है और उसे लगता है कि वो उससे बातें करती है। यहाँ पर उसका पुराना रूप उसे ये कहता है कि तुमने जो भी किया वो मैं तो कतई ना करती, और इसके बाद वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीमा के उस एडल्ट सीन की शूटिंग की तैयारी की जा रही होती है। यहाँ पर मीमा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन मन ही मन उसे इस बात का डर रहता है कि वो जो कर रही है वो सही तो नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टर से लेकर सारे लोग इस सीन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, जो कि ये दिखा रहा होता है कि डायरेक्टर्स जो हैं वो मीमा को लेकर अच्छी सोच नहीं रखते थे। इसके बाद सीन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि मीमा इस सीन से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होती है। यहाँ पर मीमा का वो स्टॉकर भी मौजूद रहता है और स्टॉकर भी ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता है। मीमा की मैनेजर रूमी मीमा को इस हालत में देखकर अपने आंसू संभाल नहीं पाती है और वे दोनों रोने लगते हैं।
इसके बाद मीमा की मैनेजर वहाँ से चली जाती है। मीमा का एजेंट उसे अपनी कार से घर ड्रॉप कर देता है और जब वो घर ड्रॉप कर रहा होता है तो वहाँ पर उसका स्टॉकर भी मौजूद होता है। जब मीमा घर लौटकर आती है तो वो देखती है कि उसकी मछलियाँ मर चुकी हैं और तभी अचानक फिर से उसे अपनी पुरानी झलक नज़र आती है और पुरानी झलक उसे ये बताती है कि तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये अपने लिए किया है, बल्कि तुमने ये बस अपने नाम और फेम के लिए किया है। इसी वक्त हम मीमा के स्टॉकर को भी देखते हैं, जो कि आज की डिटेल्स मीमास रूम साइट पर अपलोड करता है और लिखता है कि मैंने आज जो भी सीन किया उसके बाद मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मैंने ये सीन पता नहीं क्यों किया, इसीलिए मैंने खुद को सांत्वना देने के लिए एक ईमेल भी लिखा है। जब मीमा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने सच में एक ईमेल लिखा है। मीमा ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उसकी झलक फिर से वहाँ आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था।